द्वादश के सभी बच्चों का अकाउंटेंसी के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। कंपनियों के वर्गीकरण में हम आज पढ़ने वाले हैं स्वामित्व के आधार पर कंपनियों के प्रकार। ये 3 प्रकार की होती हैं। सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। देखिए, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 45 के अनुसार सरकारी कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से जिसकी चुकता पूंजी जो है वो कम से कम 51% केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सरकारों या अंशतः केंद्रीय या अंशतः एक या अधिक राज्य सरकारों के पास हो। कुल मिलाकर के चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे दोनों हो, सरकारों के पास 51% अंश पूंजी होनी चाहिए। ऐसी कंपनियां सरकारी कंपनी कहलाएंगी। ध्यान रखिएगा, सरकारी कंपनियों में सरकार का जो बहुमत है वो रहना ही पर्याप्त है। शेष 49% अंशों का विक्रय जनता में किया जा सकता है। भारत में सरकारी कंपनियों के कुछ उदाहरण हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, इसके अलावा भारतीय राजकीय व्यापार निगम, इसे स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, और हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन भी है। ये कुछ कंपनियां हैं जो सरकारी कंपनियां हैं, इसलिए क्योंकि इनकी 51%, कम से कम 51% पूंजी सरकार के स्वामित्व में है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 जो है वह सभी सरकारी कंपनियों में निम्नलिखित प्रावधानों का पालन किया जाना अनिवार्य बताती है। सबसे पहली बात कि सरकारी कंपनी का अंकेक्षण केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अंकेक्षकों के द्वारा होगा। दूसरा, केंद्रीय सरकार इन कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट तथा अंकेक्षण की रिपोर्ट संसद में पेश करने के लिए बाध्य होती है। यदि केंद्र सरकार के अतिरिक्त राज्य सरकारें या अन्य सरकारें भी इस कंपनी के सदस्य हैं तो उन्हें भी इस प्रकार से रिपोर्ट तैयार करके राज्य विधानसभा के अंकेक्षक की रिपोर्ट व महालेखा परीक्षक की टिप्पणी सहित प्रस्तुत करनी होगी। तो ये 2 बातें। इसके अलावा तीसरी बात ये कि किसी प्रबंध अभिकर्ता की नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। प्रबंध अभिकर्ता एक प्रकार का पद हुआ करता था। जो प्रबंधक हुआ करते थे उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिन्हें अनियमितता कहा जा सकता है, इसलिए ये पद फिलहाल कंपनी संगठन से हटा दिया गया है। सूत्रधारी कंपनियों की अगर हम बात करें तो इन्हें होल्डिंग कंपनी कहा जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 246 कहती है, एक कंपनी सूत्रधारी कंपनी उस समय मानी जाएगी जबकि कोई दूसरी कंपनी उसकी सहायक कंपनी हो। अब सहायक कंपनी का आशय क्या है? जबकि दूसरी कंपनी के संचालक मंडल में पहली कंपनी के संचालक बहुमत में हो। दूसरी कंपनी का जो संचालक मंडल है, मान लेते हैं वो 5 हैं, तो उसमें 3 कम से कम पहली कंपनी के संचालक होने चाहिए। अगर वो 7 हैं तो 4 कम से कम पहली कंपनी के संचालक होने चाहिए। यानी कि संचालक मंडल में बहुमत पहली कंपनी के संचालकों का हो। और अथवा एक और स्थिति आप समझ लीजिए, दूसरी कंपनी की आधी या उससे अधिक प्रदत्त अंश पूंजी पर पहली कंपनी का अधिकार हो। यानी कि आधी या उससे अधिक का मतलब है 50% या उससे ज़्यादा। यहाँ पर 51% नहीं चाहिए, यहाँ पर मोर देन 50% चाहिए। सो इफ इट इज 50.1, that would be enough. Okay, this the necessity is not that it should be 51%, right? सो सूत्रधारी कंपनी क्या है? आधी या उससे अधिक प्रदत्त अंश पूंजी पर। अगर ये 50% है तो भी चलेगा, ठीक। सूत्रधारी कंपनी क्या है? जिस कंपनी के पास किसी अन्य कंपनी के 50% या उससे ज़्यादा अंश पूंजी हो, या उसके जो संचालक मंडल हैं उसमें बहुमत उस कंपनी का हो, तो वह कंपनी कहलाएगी सूत्रधारी कंपनी। और सहायक कंपनी आपने जैसा अभी सुना, सहायक कंपनी वही है जो उस सूत्रधारी कंपनी की सहायक कंपनी थी। लेकिन फिर भी इसी को इन्होंने फिर से बताने की कोशिश की है। फिर से सुन लीजिए, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिविजन। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा यहाँ पे 287 लागू होगी। सूत्रधारी कंपनी में कौन सी धारा लागू होती है? 246, याद रखिएगा। जो 246। अब ये 246 याद रखने का अपना तरीका है, फिलहाल तरीके पे नहीं जाएंगे, लेकिन आप यहाँ पे कैसे याद कर सकते हैं ये आप पे डिपेंड करेगा। सहायक कंपनी की हम बात करें तो इन्होंने बताया कि कुछ दशाएं हैं कंपनी सहायक मान ली जाएगी। जैसे दूसरी कंपनी इस कंपनी के संचालक मंडल के गठन पर नियंत्रण रखती हो। अब जाहिर सी बात है, संचालक मंडल के गठन पर नियंत्रण अगर रखती है कोई भी कंपनी तो वह उसकी सूत्रधारी, सूत्र उसी के हाथ में है।
जैसे क्या होता है, सूत्रधारी क्यों बोला गया? आप जानते हैं कठपुतलियों का खेल होता है। उसमें कठपुतली जो होती हैं वो जो कुछ भी एक्ट करती हैं वो उस व्यक्ति के दिमाग की खुराफात होती है जिसके हाथ में उनके सूत्र हैं यानी धागे हैं जिनसे वो कठपुतलियाँ बंधी हुई हैं। और वो जैसी अपनी उंगलियाँ चलाता है वैसे ही वो कठपुतलियाँ एक्ट करती हैं। आप मेरी बात शायद समझ गए होंगे। इसीलिए इस कंपनी को सूत्रधारी कंपनी कहा जाता है। सहायक कंपनी वह है जिस कंपनी के संचालक मंडल के गठन पर भी नियंत्रण हो सूत्रधारी कंपनी का, यानी दूसरी कंपनी का। दूसरी बात, दूसरी कंपनी इस कंपनी की समता अंश पूंजी के अंकित मूल्य के 50% से अधिक भाग का स्वामी हो, कम से कम, अर्थात कुल मतदान शक्ति के आधे से अधिक पर अधिकार हो उसका। तीसरा, जबकि यह कंपनी किसी अन्य कंपनी की सहायक हो। अब सहायक है, अगर ये एस्टेब्लिश है तो ऊपर के दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाते। तो ये हुआ आपने यहाँ पे अभी पढ़ा स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीयता के आधार पे। तो इसमें बहुत आसान कैटेगराइजेशन किया गया है। पहला कैटेगराइजेशन है देशी देशी कंपनी। देशी कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसका समामेलन भारत में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो। वो चाहे कोई भी कंपनी अधिनियम हो, भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, हाँ, वह कंपनी भारत में काम करे या भारत के बाहर करे, लेकिन अगर उसका समामेलन भारत में हुआ है तो वह देशी कंपनी कहलाएगी। देशी कंपनियां कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ही कार्य करेंगी, किंतु कुछ देशी कंपनियां ऐसी भी हैं जिनका समामेलन तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ है, लेकिन उनके नियमन और नियंत्रण के लिए पृथक अधिनियम है, जैसे कि बीमा कंपनियां, बैंकिंग कंपनियां, धर्मार्थ कंपनियां। इन सब के लिए कंपनी अधिनियम के अलावा कुछ और अधिनियम हैं जो इन पे लागू होते हैं। बात करते हैं विदेशी कंपनियों की। विदेशी कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से जिसका समामेलन भारत के बाहर हुआ हो, किंतु जो भारत में भी व्यवसाय करती हो। ठीक, समामेलन भारत के बाहर, लेकिन वह भारत में भी करती हो व्यवसाय। क्योंकि अगर वो भारत में व्यवसाय नहीं करती तो उसे अभी भारत में स्टडी करने का, अध्ययन करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। ठीक, हमारे लिए वो कंपनी अंडर स्टडी तभी आएगी जब वो भारत में भी व्यवसाय करती हो। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 380 से लेकर के 392 तक, 380 से 392 तक इसमें प्रावधान दिए गए हैं जो विदेशी कंपनियों पर लागू होते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 242 ये परिभाषित करती है किसको? विदेशी कंपनी को। ये धारा 242 ये कहती है कि विदेशी कंपनी वह है जिसका समामेलन भारत के बाहर हुआ हो और जो भारत में किसी स्थान पर व्यवसाय कर रही हो। इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व भारत में किसी स्थान पर वह अपना व्यवसाय स्थापित कर लिया हो और उसे उसने चालू भी रखा हो। कौन सा अधिनियम? 2013 वाला अधिनियम। विदेशी कंपनी को भारत में व्यापार स्थापित करने के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के कार्यालय में कुछ डॉक्यूमेंट्स, प्रपत्र दाखिल करने होते हैं, जिसमें कंपनी का नाम, मुख्य कार्यालय का पता, भारत में कार्यालय का पता, उद्देश्य, संचालकों के नाम व पते आदि संबंधित जानकारी देनी होती है। तो ये बात बहुत आसान सी थी। एक और कैटेगरी है कंपनियों की, वो है अंशों की हस्तांतरणीयता या जनहित के आधार पर। तो पहली बात, इस आधार पर कंपनियों को दो वर्गों में बांटते हैं। पहला वर्ग है निजी कंपनी। देखिए, निजी कंपनी को भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 परिभाषित करती है धारा 264 में, 268 में, माफ़ कीजिएगा, धारा 268 में। निजी कंपनी है, दो शब्द आते हैं निजी में, दो अक्षर हैं और ये धारा भी दो है और 6-8 के बीच का डिफरेंस भी दो है। तो ये धारा 268 हुई, तो 268 याद कर सकते हो या 268 याद कर सकते हो। 6-8 के बीच में दो का डिफरेंस, निजी में शब्द भी दो आते हैं, अक्षर भी दो आते हैं, माफ़ कीजिएगा। तो ये कुछ तरीके हैं याद करने के, ये धाराएं। और ध्यान रखिएगा, धाराएं लिख करके जब आप थ्योरी लिखेंगे तो उसकी बात ही अलग होगी, आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268 के अनुसार निजी या आलोक कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी है, ये आलोक का है, एक होता है लोक, लोक माने पब्लिक होता है, लोक कंपनी, उसे सार्वजनिक कंपनी भी कहा जाता है। तो इसको लोक का अपोजिट बनाने के लिए आलोक बोल दिया गया है। तो ये कोई नया शब्द नहीं है, लोक से बना हुआ शब्द है। आप इसे निजी बोलिए, आलोक भी बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन पॉपुलर शब्द निजी कंपनी ही है। एक ऐसी कंपनी जिसकी चुकता पूंजी कम से कम 1 लाख रुपए हो और इसमें अधिक या इससे अधिक जितनी रियायत की जाए
जो अपने अंतर नियमों द्वारा अपने अंशों के हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है। पहली बात, अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रखती है। इस संख्या में इन्हें शामिल नहीं किया जाता। कौन कौन से लोग शामिल नहीं होंगे इस 200 में? अधिकतम ये लिमिट है 200 सदस्यों की। ऐसे लोग जो कंपनी के कर्मचारी हैं और कंपनी के सदस्य भी हैं, तो वह इन 200 लोगों के ऊपर हो सकते हैं। कंपनी के कर्मचारी भी हों और सदस्य भी हों। मान लेते हैं 5 ऐसे लोग हैं जो कंपनी के कर्मचारी भी हैं और सदस्य भी। तो ऐसे लोगों को मिलाकर 205 सदस्य कुल हो सकते हैं। ठीक, यानी इन 200 में वो लोग शामिल नहीं जो कर्मचारी और सदस्य दोनों हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जो पहले कर्मचारी रहते हुए कंपनी के सदस्य भी थे और नौकरी छोड़ने के बाद भी सदस्य बने हुए हैं। यानी कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं या जो अब कर्मचारी नहीं रहे, पहले कभी थे, वह भी इस 200 की संख्या से बाहर हो सकते हैं। अपने अंशों और ऋण पत्रों को खरीदने के लिए ये जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है। यानी कि अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर ये लोगों से संपर्क कर सकती है। दोस्तों से, रिश्तेदार से, रिश्तेदारों के रिश्तेदारों और दोस्तों के दोस्तों से भी संपर्क कर सकती है, बट ऑन पर्सनल लेवल। इट कैन नॉट इनवाइट पब्लिक थ्रू एन एडवर्टीजमेंट और एनी अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन यू कैन नॉट एस्टेब्लिश विद पब्लिक, राइट? सो कंपनी अधिनियम 2000 के अनुसार निजी कंपनी की प्रदत्त पूंजी 1000 होनी चाहिए। ये यहाँ गलत हो गया है, ये 2013 होना चाहिए। खैर, एक निजी कंपनी को ढेर सारी कुछ छूटें मिली हुई हैं जो पब्लिक कंपनी को नहीं मिलती हैं, और कुछ प्रिविलेजेस भी हैं, यानी कि विशेषाधिकार भी हैं। हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं सार्वजनिक कंपनी के बारे में। ये धारा 271 है। सार्वजनिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी में अगर आप कुल मिला करके देखना चाहें, पहली बात तो सार्वजनिक कंपनी में दो शब्द हैं, एक तो सार्वजनिक और एक कंपनी। तो यहाँ पर धारा 2 हो गई। और इसमें कुल मिला के अक्षर जो हैं वो कितने हैं? आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो अक्षर मिलेंगे वो मिलेंगे 8। कितने मिलेंगे? 8, है ना? ये आधा मान नहीं गिरा जाएगा इसमें। और यहाँ पे 71 बनता है। ये 71 कितना होता है? 8 ही तो होता है। 7 1 8, 2 शब्द और 8 अक्षर, 7 1। याद रखने की कोशिश कीजिए, ये सिर्फ एक ट्रिक है याद करने की। आप जैसे याद रखना चाहें कर सकते हैं। इससे बेहतर ट्रिक भी आप खोज सकते हैं। यस, आप में ये क्षमता है, तो ट्राई कीजिए। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 271 के अनुसार सार्वजनिक कंपनी से आशय ऐसी कंपनी, पहली शर्त, जो निजी कंपनी नहीं है। तो ये तो बात हो गई कि जो निजी कंपनी नहीं है वो सार्वजनिक कंपनी मान ली जाती है। लेकिन कुछ बातें और जान लीजिए। पहली शर्त तो यही है, जो निजी कंपनी नहीं है। दूसरा, इसकी प्रदत्त पूंजी 5 लाख या इससे अधिक होगी, जो एक सार्वजनिक कंपनी की निजी सहायक कंपनी है। ठीक है, अगर कोई कंपनी है तो निजी, लेकिन वो किसी की सहायक है, और वो जो इसकी सूत्रधारी कंपनी है अगर वो पब्लिक कंपनी है, तो ध्यान रखना ये निजी कंपनी भी एक पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 केंद्रीय सरकार को यह अधिकार दे देती है कि वह शासकीय राजपत्र में सूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि अधिनियम का कोई प्रावधान उन पर लागू नहीं होगा, अथवा सूचना में दिए गए अपवादों, संशोधनों, अनुकूलताओं के अनुसार ही लागू होंगे। पब्लिक कंपनी को अपने नाम के अंत में केवल लिमिटेड शब्द लगाना होता है, और जो निजी कंपनी है उसे अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड लगाना होता है। ये बात आप तक पहुंच जानी चाहिए। अन्य कंपनियां भी कुछ हैं, चलिए इन्हें भी जल्दी से जानते हैं। सबसे पहले जिक्र आता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, मल्टीनेशनल कंपनीज। इन्हें शॉर्ट में एमएनसी बोला जाता है। एक साथ कई कंपनियां हैं तो एमएनसीज बोला जाएगा। ऐसी कंपनियां, उपक्रम या निगम जो एक से अधिक देश में उत्पादन की व्यवस्था करते हैं, सेवाएं प्रदान करते हैं, अर्थात व्यवसाय करते हैं, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां उपक्रम अथवा निगम जैसी भी होती हैं, जैसी भी स्थित हो, इन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। अच्छा, निष्क्रिय कंपनियां भी थोड़ा सा जानिए। डिफंक्ट कंपनीज, ऐसी कंपनियां जो भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित हुई, रजिस्टर्ड हुई, लेकिन वर्तमान में व्यापार नहीं कर रही। इन कंपनियों ने अब व्यापार बंद कर दिया है और इनका नाम रजिस्ट्रार के यहाँ अभी भी पंजीकृत है। ऐसी कंपनियों के बारे में कंपनी रजिस्ट्रार को ये अधिकार है कि जब उन्हें इस बात का उचित आधार मिल जाए कि कंपनी व्यापार नहीं कर रही है, तो रजिस्ट्रार व्यापार बंद होने के कारणों का पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम धारा 248 के अंतर्गत कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर
एक पत्र लिखकर यह ज्ञात कर सकता है कि कंपनी किन कारणों से व्यापार नहीं कर रही। यदि 1 महीने के अंदर उस कंपनी से कोई उत्तर नहीं मिलता, तो 1 महीने के समाप्त होने के 14 दिन के अंदर पहले पत्र का हवाला देते हुए रजिस्ट्रार एक पत्र पंजीकृत रूप में भेजेगा, रजिस्टर्ड डाक भेजेगा। यदि इस पत्र का उत्तर भी 1 महीने के अंदर प्राप्त ना हो, तो रजिस्ट्रार राष्ट्रीय राजकीय गजट गजट में यह सूचना प्रकाशित करेगा कि यदि 3 महीने के अंदर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होगा, तो कंपनी का नाम पंजीकृत रजिस्टर से पृथक कर दिया जाएगा, यानी कि एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और इस प्रकार वह कंपनी समाप्त हुई मान ली जाएगी। और ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज भेजेगा आया है, भेज सकता है नहीं, ये करना ही है अनिवार्य रूप से। लेकिन ये तभी करेगा रजिस्ट्रार जब उसे ये पता चल जाए, ऐसा आधार उसके पास हो, उचित कारण हो, उसे पता चले कि कंपनी व्यवसाय नहीं कर रही है। एक और तीसरी कैटेगरी है अपंजीकृत कंपनियां। इन्हें अवैधानिक संघ बोला जाता है, अनरजिस्टर्ड कंपनीज या इलीगल एसोसिएशंस। कोई भी संघ जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 का उल्लंघन करता है, अवैध संघ माना जाता है। ठीक है, अवैध संघ को अपंजीकृत कंपनी भी कहा जाता है। विनियोग कंपनियां, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इन्हें पढ़ लीजिए, ये 1 नंबर में एक प्रश्न बनता है, अच्छा प्रश्न है। विनियोग कंपनी की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 देती है, उसमें भी आ पार्ट में, एक ऐसी कंपनी जिसका मुख्य कार्य अंश, स्कंद, ऋणपत्र और अन्य प्रतिभूतियां प्राप्त करना है। कंपनी के मामलों में, यानी कि वो कंपनी अंश, स्कंद, ऋणपत्र और अन्य प्रतिभूतियों में ही डील कर रही होगी। कंपनी के मामलों में विभाग ने विनियोग कंपनी की स्थिति और स्पष्ट की है और कहा है कि एक कंपनी विनियोग कंपनी है या नहीं, यह तथ्य संबंधी प्रश्न है। इसका निर्णय कंपनी द्वारा किए जाने वाले वास्तविक कारोबार से ही हो सकेगा। यदि कंपनी का समस्त और वस्तुतः सारा का सारा कारोबार अंशों, प्रतिभूतियों, स्कंद और ऋणपत्रों से ही संबंधित हो, तो आप इसे वित्तीय विनियोग कंपनी कह सकते हैं। अब बात आती है वित्तीय कंपनियों की या वित्तीय संस्थाओं की, तो इन्हें फाइनेंस कंपनीज कहा जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934, इसकी धारा 45(1)(c) कहती है, एक वित्तीय कंपनी से आशय एक गैर बैंकिंग कंपनी से है, जो कि एक वित्तीय संस्था है। ध्यान से सुनिएगा, वित्त माने होता है फिनेंस। फिनेंस मतलब पैसे में लेन देन करने वाली संस्था। लेकिन जो बैंकिंग कंपनी नहीं है, अर्थात बैंक नहीं है, अर्थात बैंकिंग कार्य नहीं कर रही है, यानी कि वित्त में लेन देन तो करती है पैसे का, लेकिन वो बैंक नहीं है, ऐसी कंपनी को आप वित्तीय कंपनी या वित्तीय संस्था बोलेंगे। इस धारा के अनुसार एक वित्तीय संस्था एक गैर बैंकिंग संस्था होती है। ध्यान रखिएगा, इस पे जोर दिया गया, नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो निम्नलिखित क्रियाओं में से अपने कारोबार या कारोबार के भाग के रूप में कर सकती है। ये कुछ क्रियाएं हैं जो इस तरह की वित्तीय कंपनियां कर रही होंगी, जिन्हें आप ध्यान से समझ लीजिए। पहला, ऋण अथवा अग्रिम राशि या किसी अन्य रूप में वित्त प्रदान करना, यानी कि धन देना, ऋण के रूप में, एडवांस के रूप में या किसी अन्य भी रूप में ये ऋण दे सकते हैं। सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्गमित अंशों, स्कंदों, बांडों, ऋणपत्रों, प्रतिभूतियों या अन्य इसी प्रकार की विक्रय योग्य प्रतिभूतियों को प्राप्त करना, अर्थात खरीदना, चाहे सरकार या स्थानीय प्राधिकरण हो, उनके द्वारा निर्मित अंश हों, स्कंद हो, बॉन्ड हो, ऋणपत्र हो या अन्य प्रतिभूतियां हों, इसी प्रकार की कुछ और भी विक्रय योग्य बेचने लायक प्रतिभूतियां हों। यानी इनका पर्पज़ क्या होगा, खरीद के इन्वेस्टमेंट करना नहीं, इनका पर्पज़ होगा इन सारे प्रतिभूतियों को खरीद के बेचना, क्योंकि इनको ये विक्रय योग्य प्रतिभूतियां चाहिए। तीसरी बात, किराया क्रय अधिनियम 1972 की धारा 2(c) में परिभाषित किराया क्रय ठहराव के अंतर्गत माल को किराए पर लेने वाले को माल सुपुर्द करना। ये एक अलग सिस्टम है, जिसमें माल को आप पहले किराए पर लेते हैं और उसके बाद में जब आप उसकी इंस्टॉलमेंट चुका देते हैं, अंतिम इंस्टॉलमेंट चुकाते ही वो माल या वह संपत्ति आपकी हो जाती है। तो किराया क्रय अधिनियम 1972 इस पर लागू होता है। इसकी धारा 2(c) इस बात में बताती, परिभाषित करते हुए कहती है कि किराया क्रय ठहराव के अंतर्गत जो माल है, अगर उसको किराए पर लेने वाले को माल आपने सुपुर्द कर दिया है, यानी कि आप अगर किराया क्रय पद्धति पर किसी को कोई माल या संपत्ति बेचते हैं, तो भी आप वित्तीय संस्था या वित्तीय कंपनी कहलाएंगे। ठीक, किसी वर्ग का बीमा कारोबार चलाना, किसी वर्ग का मतलब है चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे मैरीन इंश्योरेंस हो, चाहे जनरल इंश्योरेंस हो, चाहे वाहनों का बीमा हो, किसी भी वर्ग यानी किसी भी कैटेगरी का बीमा,
बीमा चलाने वाली कंपनियां भी वित्तीय कंपनियां हैं, क्योंकि वो बैंक नहीं है लेकिन वो मनी में लेन देन करती हैं। पांचवा, किसी लागू अधिनियम के अंतर्गत चिट फंड या लॉटरी के एजेंसी का प्रबंधन, संचालन या देखभाल करना। हालांकि देश में अब चिट फंड और लॉटरी तो प्रतिबंधित है, मगर फिर भी अगर कहीं पे कोई ऐसा अधिनियम हो और जो अलाउड है, तो उसमें अगर कोई कंपनी ऐसा कुछ कर रही है, संचालन या देखभाल उसकी। और अंत में है चंदे के रूप में या इकाई या अन्य औजारों के विक्रय की राशि एक मुश्त या अन्यथा एकत्रित करना, चाहे वो चंदे के रूप में हो या अन्य औजारों को विकृत विक्रय किया है। इकाई कोई हो, इकाई का मतलब यूनिट होता है, यूनिट का मतलब कंपनी का कोई एक फैक्ट्री, ठीक है, उसको बेचना, या कुछ औजार आपने टूल्स बेचे हैं उनकी एक मुश्त राशि, या हो सकता है कि वो अन्यथा का मतलब इंस्टॉलमेंट में भी आए, तो उसको एकत्रित करना। उन व्यक्तियों को जिनसे ये राशि एकत्रित की गई है, अन्य व्यक्तियों को इनाम उपहार देना, किसी अन्य रूप में पैसा बांटना, ये सारे काम करने वाली कंपनियां वित्तीय कंपनियां कहलाती हैं। जो बात मैंने अभी वित्तीय कंपनियों के बारे में 1 से 6 पॉइंट्स में बताई हैं, अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो आपको कम से कम इसे 3 बार देखना होगा, 3 बार सुनना होगा, और कई बार समझने की कोशिश करनी होगी। आखिर में एक चीज़ हम और पढ़ते हैं, फेरा कंपनियां। फेरा कंपनियां जो हैं, अभी आखिर नहीं है, अभी और भी हैं कुछ, लेकिन फेरा कंपनियां जल्दी से देख लेते हैं। भारत में विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन रेगुलेटरी एक्ट, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। भारत में विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम 1973, इसके अंतर्गत काम करने वाली कंपनियों को तकनीकी तौर पर फेरा कंपनी कहा जाता है। क्या कहते हैं? फेरा कंपनी। मोटे तौर पर ये कंपनियां निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं। पहली, भारतीय कंपनियां जिनमें कोई विदेशी हित नहीं है, यानी कि किसी भी विदेशी का उसमें पैसा नहीं लगा है, या 40% से कम पैसा लगा हुआ है विदेशियों का, ये कंपनियां फेरा कंपनियों में आएंगी। दूसरा, भारतीय कंपनियां जिनमें 40% से अधिक प्रवासी हित है, यानी कि वो कंपनियां जिसमें 40% से ज़्यादा लगा हुआ है पैसा विदेशियों का, इन कंपनियों को पहले विदेशी नियंत्रित कंपनियां कहा जाता था, अब नहीं कहा जाता। तीसरी बात, अब इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि 40% से विदेशी नियंत्रित नहीं कर सकते, नियंत्रित करने के लिए 51% होना चाहिए, जो कि अलाउड नहीं है देश में। खैर, विदेशों में समामेलित कंपनियां जो भारत में केवल व्यापार के संचालन के लिए पंजीकृत हैं, कंपनियां ऐसी जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ विदेशों में विदेशी किसी अधिनियम के अंतर्गत, वो भारत में केवल इसलिए रजिस्टर्ड हैं कि वो भारत में बिजनेस करना चाहती हैं, ये कंपनियां भी फेरा कंपनियां कहलाती हैं, क्योंकि इन पे फेरा लागू होता है, राइट। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम 1973 की धारा 26 के अंतर्गत फेरा कंपनियों पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। ऐसी कंपनियां जिनका उद्देश्य धर्मार्थ है, लाभ कमाना नहीं है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 4 के अनुसार प्रत्येक सीमित कंपनी के लिए अपने नाम के अंत में सीमित शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य है, परंतु अधिनियम की धारा 8 कहती है, जो केंद्र सरकार को यह अधिकार प्रदान कर देती है, अधिनियम की धारा 8 केंद्र सरकार को अधिकार देती है कि वह कंपनियों को सीमित शब्द के प्रयोग से छूट दे दे। केंद्र सरकार यह छूट तभी प्रदान करती है जब वह इस बात से संतुष्ट हो जाए कि कंपनी के निर्माण का उद्देश्य वाणिज्य, कला, विज्ञान, धर्म, परोपकार आदि का संवर्धन करना है, प्रमोशन करना है। वो वाणिज्य का भी प्रमोशन हो सकता है, कला का, वाणिज्य का, धर्म का, परोपकार का। कंपनी अपने सदस्यों को लाभांश के भुगतान पर प्रतिबंध लगाती हो, यानी कि वो कंपनी लाभ के लिए है ही नहीं, तो लाभ होगा नहीं, तो सदस्यों में लाभांश भी बांटा नहीं जाएगा। ऐसी कंपनियों को केंद्र सरकार चाहे तो भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत लिमिटेड शब्द का प्रयोग लगाने ना लगाने की छूट दे सकती है। एक व्यक्ति की कंपनी, देखिए पहले ये होता था कि लोग, कोई व्यक्ति होता था और उसे निजी कंपनी खोलनी होती थी, तो निजी कंपनी में आपको पता होगा कम से कम 2 सदस्यों की अनिवार्यता है। अब एक व्यक्ति वो किसी ऐसे को सदस्य बनाता था जो कुछ नहीं करता था, जो केवल एक कह लीजिए कि जिसे बोलते हैं ना, रबर स्टैम्प टाइप का आदमी, कि जिसको आप जहाँ चाहो उठो बैठो, जहाँ चाहो उसका सिग्नेचर ले लो। तो ये ऐसा दिखावा क्यों करना? 2013 में बाकायदा इसकी व्यवस्था की गई कि कोई व्यक्ति अगर अकेले काम करना चाहता है तो वह भी एक कंपनी बना सकता है, जिसको 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी कहा जाता है। ठीक है, ये कंपनी अधिनियम की नई अवधारणा है। ओके। इसकी खासियत है कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें एक व्यक्ति
ही सदस्य के रूप में होता है। चूँकि वही सदस्य है तो वही संचालक होगा। ऐसी कंपनियों को ढेर सारे विशेषाधिकार और छूटें भी प्राप्त हैं। इसकी एक परिभाषा ज़रूर आप देख लीजिए। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 262 कहती है कि एक व्यक्ति वाली कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जिसमें केवल एक व्यक्ति ही सदस्य हो। धारा 3 कहती है कि केवल एक व्यक्ति भी किसी वैधानिक उद्देश्य के लिए निजी कंपनी का गठन कर सकता है। अन्य व्यक्ति का नाम, एक व्यक्ति वाली कंपनी केवल एक व्यक्ति के इसका सदस्य होने पर निजी कंपनी के रूप में समावेलित हो जाता है, यानी कि उसका कंपनी का समावेलन हो जाता है। एक व्यक्ति वाली कंपनी के पार्षद सीमा नियम में उस दूसरे व्यक्ति का नाम दिया जाएगा जो अंशदायी की मृत्यु होने की दशा में उसके अनुबंध करने में असमर्थ होने की दशा में कंपनी का सदस्य मान लिया जाएगा। देखिए, कंपनियों में अविच्छिन्न उत्तराधिकार या इटर्नल एग्जिस्टेंस उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। इट मीन्स कि कंपनी सदस्य की मृत्यु पर, दिवालिया, पागल, अनुबंध के लायक न रहने पर भी कंपनी खत्म नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसे होगा? मान लिया जो एक व्यक्ति जिसने उस कंपनी की स्थापना की है उसकी मृत्यु हो जाए, तब तो कंपनी खत्म हो जाएगी और फिर कंपनी की ये विशेषता भी खत्म हो जाएगी, जो कि हो नहीं सकती। तो इसके लिए इन्होंने एक उत्तराधिकारी के रूप में एक व्यक्ति का नाम देना पड़ेगा जो उस व्यक्ति के बाद अनुबंध करने की स्थिति में होगी। और दूसरी कंपनी की पूर्व सहमति प्राप्त की जानी चाहिए, एक दूसरी कंपनी की पूर्व सहमति प्राप्त होनी चाहिए तथा सहमति को सम्मेलन के समय पार्षद सीमा नियम तथा पार्षद अंतर नियम के साथ कंपनी के रजिस्ट्रार के पास दाखिल करना चाहिए। दूसरे व्यक्ति को अपनी सहमति वापस लेने का भी अधिकार होता है, कभी भी वो अपनी सहमति वापस ले सकता है। मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, मैं अभी भूल गया, दूसरी कंपनी की सहमति चाहिए नहीं, उस दूसरे व्यक्ति की सहमति चाहिए जिसका नाम आप दे रहे हैं। वो आज अगर सहमति देता है तो ऐसा नहीं कि वह अपनी सहमति वापस नहीं ले सकता, कभी भी वह अपनी सहमति वापस ले सकता है। तो एक व्यक्ति बिल्कुल कंपनी बना सकता है, लेकिन उसे किसी व्यक्ति को नॉमिनी के तौर पे आप कह सकते हो या नेक्स्ट पर्सन के तौर पे उसका नाम देना होगा रजिस्ट्रार के पास। अंतिम कैटेगरी आती है निधि कंपनियों की। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निधि कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका समावेलन अपने सदस्यों में मितव्यय यानी थ्रिफ्ट यानी बचत करने की आदत, यानी कम खर्ची कह सकते हो। मितव्यय का मतलब होता है थ्रिफ्ट, इट मीन्स कम खर्ची। बचत की आदतें, जब आप कम खर्च करेंगे तो ही बचत कर पाएंगे। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं लेकिन सेम नहीं है। तो लोगों में कम खर्ची और दिस वे बचत करने की आदत उत्पन्न करने, जमा राशियां प्राप्त करने, अपने सदस्यों के लाभार्थ केवल सदस्यों को ऋण देने के उद्देश्य से इनका समामेलन, इनकी व्यवस्था की गई है। ये धारा 406 में कंपनी अधिनियम के इसका वर्णन किया गया है। और ये कंपनियां लखीमपुर में भी चलती हैं। कई कंपनियां हैं इस रूप में, उनका नाम भी लिया जा सकता है लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उससे लगेगा आपको कि मैं किसी कंपनी विशेष का कोई प्रचार करना चाहता हूँ। तो कुल मिलाकर के आपने अभी कंपनियों के प्रकार पढ़ लिए हैं सारे, कल कुछ पढ़े थे और आज आपने बाकी के पढ़ लिए हैं। कंपनी का निर्माण कैसे होता है इस पर हम चर्चा करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग इन सारी कंपनियों के जितने भी प्रकार हैं, टाइप हैं, उनको डिटेल में अलग अलग क्वेश्चंस के रूप में लिखेंगे। सो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो।